तो देखो अपन बात कर रहे थे आंकिक क्वेश्चन की। आंकिक क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको डाला था। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि उसमें आपको ये डायग्राम दे रखा था। तो डायग्राम को ध्यान से देखो। बिंदु ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है आपको। इस क्वेश्चन के अंदर बिंदु ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। डायग्राम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस दे रखा है, फिर आपस इधर रेजिस्टेंस, और ऐसा का ऐसा फॉर्मेट यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ रेजिस्टेंस, और यहाँ पर इधर रेजिस्टेंस है ही नहीं, बीच में रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसी की तरफ फॉर्मेट यहाँ पर भी है, और ऐसा लगातार अनंत तक चल रहा है। इस क्वेश्चन को अगर देखोगे तो यहाँ पर फॉर्मेट अलग अनंत तक लगातार रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, ये इस तरह से है, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, इस तरह से ये अनंत तक चलता जाएगा। तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, आईआईटी नीट लेवल का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। तो यहां पर अगर आप यहां पर इस क्वेश्चन को अगर आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मानना पड़ेगा कि बिंदु ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने माना बिंदु ए व बी, स्मॉल बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, बिंदु ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तो देखो मानना पड़ेगा आपको तुल्य प्रतिरोध कितना है, कि माना कि मैंने x मान लिया, तुल्य प्रतिरोध कितना है, स्मॉल x तुल्य प्रतिरोध है। ठीक है, अब जैसे अब देखिए यहाँ पे अगर बिंदु ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध स्मॉल x है, अगर मैं यहां पर कोई दो बिंदु मान लेता हूं, ये दो बिंदु मान लिए, ये मान लिया कैपिटल C और ये मान लिया कैपिटल D। यहाँ पर कोई दो बिंदु है कैपिटल C और कैपिटल D। इससे जो पहले वाला जो पूरा सर्किट है इसको भूल जाओ, इसके बाद वाले सर्किट का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। अगर आप अनंत में से थोड़ा सा घटा दोगे तो अनंत के मान में कोई ज्यादा परिवर्तन आएगा क्या, नहीं आएगा ना, लगभग बराबर ही होगा। तो यहां पर देखो ये जो इसका पूरा ये परिपथ है, ये अनंत परिपथ है। इस अनंत परिपथ में से मैं छोटा सा परिपथ हटा दूं, उसके बाद में जो ये पूरा परिपथ होगा इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो इसका तुल्य प्रतिरोध भी क्या होगा, लगभग x के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं अतः बिंदु C व D के बीच तुल्य प्रतिरोध लगभग x के बराबर होगा, है ना। अगर आपने मान लिया कि बिंदु A और B के बीच में, यहाँ पर दो बिंदु है, बिंदु A और बिंदु B, बिंदु A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध अपन ने माना कितना है, x है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर दो बिंदु लेता हूँ, बिंदु C और D, दो बिंदु ले लिए मैंने। ठीक है, अगर मैं इस बिंदु, ये दो बिंदु के जो आगे वाला भाग है इस भाग को हटा दूं, इस भाग की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, पीछे वाले भाग की बात कर रहा हूँ पूरे, तो इस पूरे पीछे वाले भाग में से अपन कह सकते हैं कि इतना सा भाग अपन ने हटाया है। ठीक है, तो ये पूरा अनंत है, अनंत में से अगर थोड़ा सा हटाते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लगभग x के बराबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या करता हूं, अब इस सर्किट को किस तरह से लिख सकता हूं मैं, इस सर्किट को मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि यहाँ पर ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, यहां पर रेजिस्टेंस, इधर भी रेजिस्टेंस है, और ये इस तरह से। ठीक है, और यहां पर देखो ये इस पूरे परिपथ, देखिए यहां पर इस बिंदु C और D के बीच में जो परिपथ आ रहा है, ये पूरा परिपथ, इस पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपन कह सकते हैं, वो कितना है, तुल्य प्रतिरोध कितना है, लगभग x के बराबर है। तो मैं इसको x मान सकता हूँ। ठीक है, ये प्रतिरोध तो कितने थे, R थे, ये भी R था, और ये क्या हो जाएगा, x। तो यहाँ पर एक प्रतिरोध जुड़ जाएगा, वो कौन सा होगा, x प्रतिरोध होगा, जो इस पूरे पूरे परिपथ को प्रदर्शित कर रहा है। ये x प्रतिरोध बिंदु C और D के बीच का जो पूरा परिपथ है, इस पूरे परिपथ के प्रतिरोध को प्रदर्शित करेगा। अब बस कुछ भी नहीं करना है, आपको प्रतिरोध निकालना है, बिंदु A और B के बीच में आप प्रतिरोध निकाल सकते हो सीधा। तो कैसे निकालोगे हमें पता है कि बिंदु A और B के बीच में जो प्रतिरोध है हमने माना है वो कितना है, x है। तो x बराबर, बिंदु A और B के बीच में प्रतिरोध हमने माना है कितना है, x है। तो x बराबर, या तुल्य प्रतिरोध कह सकते हो, x बराबर क्या होगा, यहां पर देखो सबसे पहले अगर इस परिपथ की बात करता हूं,
इस परिपथ की अगर अपन बात करते हैं तो इसके लिए अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, ये देखिए समांतर क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, समांतर क्रम के अंदर है। तो समांतर क्रम के अंदर कैसे दिखता है अपन, 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या आएगा, 1/r प्लस 1/x, 1/r प्लस 1/x। अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, लसअप लोगे, लसअप लोगे तो क्या होगा, दोनों नीचे वाली दो बट्टे में जो दोनों संख्या है, इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर दिया तो क्या आ जाएगा, r इंटू एक्स। ठीक है, अब इधर आर एक्स का अगर इसमें भाग दोगे तो आर से आर कट जाएगा, पीछे क्या रहेगा एक्स, तो एक्स आ जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर आ गया एक्स प्लस का प्लस। यहाँ पर देखिए आर एक्स का अगर इसमें भाग देंगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, पीछे क्या रहेगा आर, तो ये आर आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आर बटा एक्स आर। तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, तो उल्टा करेंगे क्या आ जाएगा, आर एक्स बटा एक्स प्लस आर। तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा, आर एक्स बटा एक्स प्लस आर। ठीक है, ये आ गया इस पूरे परिपथ का मान। तो मैं इस चित्र को वापस प्रदर्शित कर रहा हूं। देखो आर तो यहाँ पर प्रतिरोध था, ठीक है, इधर ये जो प्रतिरोध आया है, ये प्रतिरोध आ गया, और ये बिंदु ए और बिंदु बी। ठीक है, यहाँ पर जो ये प्रतिरोध आया है, ये प्रतिरोध अभी हमने निकाला है, वो प्रतिरोध क्या है, इस पूरे परिपथ के प्रतिरोध का मान कितना आएगा, आर एक्स अपॉन आर एक्स प्लस आर, आर एक्स अपॉन एक्स प्लस आर। तो इस पूरे प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, आर एक्स अपॉन एक्स प्लस आर। ये आ गया इस प्रतिरोध का मान। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों क्या है, ये दोनों प्रतिरोध किसमें है, श्रेणी क्रम में है, समांतर क्रम में, ये दोनों प्रतिरोध है समांतर क्रम में, नहीं श्रेणी क्रम में है ये। ठीक है, श्रेणी क्रम के अंदर प्रतिरोध होंगे तो क्या होगा, अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा, दोनों प्रतिरोधों को जोड़ दो, आर प्लस आर एक्स अपॉन एक्स प्लस आर। मैंने अभी माना है कि अभी माना था कि ए और बी इन दोनों के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध है, इसको मैंने माना था कितना था, वो एक्स था। ठीक है, तो ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध एक्स है। हम यहाँ पर ये जो आर इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, ये भी क्या है, ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध है, तो इसकी जगह अपन एक्स लिख सकते हैं। तो एक्स बराबर आर प्लस आर एक्स अपॉन एक्स प्लस आर, इस तरह का समीकरण बन जाएगा। इस समीकरण को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो एक लिख लू मैं, इसका ले लेता हूँ लसअप, लसअप लूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस आर आ जाएगा। एक्स प्लस आर का इधर गुणा करेंगे, भाग देंगे, तो एक से तो भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वापस ये की संख्या आएगी ऊपर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आर गुणा में एक्स प्लस आर आ जाएगा, आर के गुणा में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस आर, प्लस का प्लस आ जाएगा आर एक्स। अब यहाँ पे एक्स प्लस आर का एक्स प्लस आर में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक का अगर एक्स आर एक्स से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर एक्स आ जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए नीचे जो पद है, इस पद को उधर ले जाता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स गुणा में एक्स प्लस आर, ये पूरा पद इधर आ गया, इसके गुणा में आ गया एक्स के बराबर। यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आर का गुणा सबसे पहले एक्स के साथ में करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर एक्स प्लस का प्लस, आर का गुणा फिर आर के साथ में करेंगे तो क्या आएगा, आर का स्क्वायर, और साथ में क्या था, प्लस आर एक्स। इस तरह का समीकरण आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, ये सारे पद है, इन सभी पदों को इस तरफ देखिए, यहाँ पर देखिए आर एक्स, ये भी आर एक्स है, ये भी आर एक्स है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो जुड़ने के बाद में क्या बन जाएगा, 2rx बन जाएगा, 2r2rx, और साथ में क्या है, प्लस में आर स्क्वायर। इधर देखिए x का गुणा अगर x के साथ में करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का प्लस, x का गुणा अगर r के साथ में करेंगे तो क्या आ जाएगा, rx आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये दोनों पद हैं, इन सभी पदों को इस तरफ ले जाता हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स माइनस, ये देखिए यहाँ पर प्लस में था, पक्षांतर के बाद में इधर आया तो क्या हो गया, माइनस हो गया, माइनस 2rx, यहाँ पर देखिए प्लस है, प्लस पक्षांतर के बाद में क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, माइनस का 2rx में से अगर प्लस का 2rx जाता है तो पीछे कितना रहता है, rx रहेगा, तो rx आ जाएगा, प्लस में इधर एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर यूं का यूं, और माइनस का आर स्क्वायर, माइनस का आर स्क्वायर यूं का यूं बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर ये समीकरण बन गया है। अब हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र आप जानते ही हो क्या है, ठीक है,
तो यहाँ पर आपको श्रीधराचार्य सूत्र लगाना पड़ेगा इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए और x का मान निकालने के लिए। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? सूत्र से श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? x बराबर क्या होता है? माइनस का b प्लस माइनस, यदि समीकरण कैसी होती है? y बराबर एम एक्स प्लस सी, y बराबर नहीं सॉरी ऐसे एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर समीकरण इस तरह की हो तो उसमें श्रीधराचार्य सूत्र लगता है। ये समीकरण अपने इस तरह की है, ठीक है, तो इसमें श्रीधराचार्य सूत्र लगेगा। x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये समीकरण है। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस समीकरण, ये जो वैल्यू है पूरी, ये समीकरण के अंदर रखेंगे। देखो यहां पर देखिए तो क्या आ जाएगा? x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का b, माइनस का b मतलब क्या हो गया? जो ये x है इसके गुणांक, इसका गुणांक कितना है? r है, तो माइनस का r आ जाएगा। प्लस माइनस सूत्र के अनुसार प्लस माइनस लगा दिया, अंडर रूट b का स्क्वायर, b मतलब क्या? गुणांक में r है तो r का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्मॉल r स्क्वायर आ जाएगा। माइनस का माइनस, 4 का 4, a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक है a, x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है, ठीक है। c यहाँ पर क्या है? r स्क्वायर है, वो भी माइनस का r स्क्वायर है, तो माइनस इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस, और इधर आ जाएगा r स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। बट्टा, बट्टे में कितना है? 2, a कितना है? a बराबर 1 है। इसको सॉल्व करो तो माइनस का r आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस में, ये देखिए 4 का गुणा अगर 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है, और r स्क्वायर आ जाएगा, तो r स्क्वायर प्लस में 4r स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगी। इस तरह की समीकरण आ जाएगी x के बराबर। इसको आप सॉल्व करोगे तो कैसे हो जाएगा? ये इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का r यूं का यूं प्लस माइनस r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 5r स्क्वायर, 5r स्क्वायर का अंडर रूट बट्टे में 2, ये हो गया x के बराबर। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, सही ना, यहां पर अपन ने एक गलती कर दी। यहां अपन ने एक गलती क्या की है कि माइनस का 2rx से प्लस का rx घटाया है, तो माइनस के 2 से प्लस का 1 जाएगा तो इधर आएगा माइनस रहेगा, तो यहां पर माइनस रहेगा, तो ये जो है माइनस का b, इधर भी क्या आ जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो इधर प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर का बी स्क्वायर था ना, तो बी स्क्वायर अगर माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ेगा, ठीक है। और बाकी कहीं बी आ ही नहीं रहा इसमें। अब इसको सॉल्व करोगे तो कैसे होगा? अब देखिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, पहले चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि रेजिस्टेंस का मान हमेशा धनात्मक रहेगा, प्रतिरोध का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो हमें यहाँ पर हम जानते हैं, वी नो दैट, कि रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो क्या रहता है? ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। रेजिस्टेंस क्या रहता है? हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो यहां पर देखिए प्रतिरोध का मान आपको धनात्मक ही रखना पड़ेगा, तो यहां पर प्लस माइनस की जगह आपको सिर्फ प्लस रखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? x बराबर क्या आ जाएगा? प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, r लिख लो सीधा, प्लस का प्लस अंडर रूट 5r स्क्वायर अपॉन 2। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व होगा? ये r है, r यूं का यूं रह जाएगा इसमें, हाँ, r यूं का यूं रह जाएगा प्लस 5r स्क्वायर, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 5 क्या आ जाएगा? अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट के अंदर 5 लिख लिया। r का स्क्वायर तो r बार आ जाएगा, r का स्क्वायर, अगर r के स्क्वायर के अगर ऊपर वर्गमूल है तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? r बार आ जाएगा बट्टे में 2, ठीक है। यहां से क्या करते हो आप? r कॉमन ले लेते हो, r कॉमन ले लिया तो इधर क्या रह जाएगा? 1 प्लस
√5/2 और R आ जाएगा बार X। ये आपका आ गया तुल्य प्रतिरोध। इस परिपथ का ये क्या आ गया? तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? X बराबर 1 + √5/2 R। आंसर। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकता है। हाँ, तो आज अपन बात करेंगे बैटरी के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की कंडीशंस की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं चार्जिंग की। डिस्चार्जिंग की बात करते हैं, डिस्चार्जिंग की। ठीक है, अनावेशित हो रही है बैटरी। क्या हो रही है यहां पर? अनावेशित हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। ठीक है, डिस्चार्ज कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो देखो बैटरी सेल कैसा होता है? सेल में ये हो गई, इस तरह की होती है बैटरी। ये इसके साथ में आंतरिक प्रतिरोध जुड़ा हुआ होता है, ए और बी, है ना। इस तरह की होती है बैटरी। यहाँ पर ये प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध को क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। ये कौन सा होता है? स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। ये बैटरी का खुद का प्रतिरोध है ना। सेल का खुद का प्रतिरोध है आंतरिक प्रतिरोध, इसको स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो जब अगर बैटरी के अंदर धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, अर्थात धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो ना जो बैटरी है वो आंतरिक प्रतिरोध को फेस नहीं करेगी। आंतरिक प्रतिरोध को जब फेस नहीं करेगी तो उस कंडीशन में जो बैटरी का जो वोल्टेज होगा, जब वो आंतरिक प्रतिरोध को फेस नहीं कर रही है, आंतरिक प्रतिरोध की अनुपस्थिति हो जाएगी अगर धारा प्रवाहित नहीं होगी तो उस समय जो बैटरी का जो वोल्टेज होगा, वो वोल्टेज इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ईएमएफ, वो बैटरी का वोल्टेज कहलाएगा। ठीक है, अब देखो डिस्चार्जिंग की कंडीशन में क्या होता है? अब यहाँ पर धारा प्रवाहित करा रहे हैं, डिस्चार्जिंग की कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? हमें धारा प्रवाहित करानी पड़ेगी। ये पूरा हो जाएगा सेल। डिस्चार्ज कंडीशन में हमें धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी। तो देखिए धारा किस तरह से प्रवाहित होती है, हमें पता है। ये देखिए, ये ऋणात्मक टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। और धारा हमेशा, विद्युत धारा क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में होती है। इलेक्ट्रॉन अगर यहां से गमन कर रहा है तो विद्युत धारा कहां से गमन करेगी? इसकी विपरीत दिशा में। तो इस तरफ गमन करेगी, इस तरफ गमन करेगी। तो धारा की दिशा क्या होगी? इस दिशा में होगी। धारा इस दिशा में गमन करेगी। ये इसका धनात्मक टर्मिनल है, ये इसका ऋणात्मक टर्मिनल है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की तरफ गमन करते हैं और धारा इसके विपरीत दिशा में गमन करेगी। ठीक है, तो यह धारा की दिशा इस तरह से होगी। ये आई करंट है, ये फ्लो हो रही है। अब इस सेल का हमें सबसे पहले क्या निकालना है? वोल्टेज निकालना है। अब वोल्टेज आप कैसे निकालोगे? विभव कैसे निकालोगे? विभव नापने का एक उपकरण है हमारे पास में, जिसका नाम है विभव मापी। ठीक है, वोल्ट मीटर, सॉरी विभव मापी नहीं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की सहायता से आप इसका विभव निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या करते हैं? यहां पर अपन बिंदु ए और बिंदु बी, इन दोनों के बीच में एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, वी। एक वोल्ट मीटर लगा दिया वी बिंदु ए और बी के बीच में। अब देखो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप बैटरी के साथ में, ठीक है, आपके पास में सेल है, सेल के अगर साथ में अगर आप कोई भी उपकरण जोड़ते हो, रेजिस्टेंस नहीं, प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोध तार की बात नहीं कर रहा हूं, यदि कोई भी उपकरण जोड़ते हो, चाहे आपने डायोड जोड़ दिया, ठीक है, चाहे आपने ट्रांजिस्टर जोड़ दिया, चाहे आपने ये वोल्ट मीटर जोड़ दिया, अमीटर जोड़ दिया, कोई भी अगर आप उपकरण जोड़ते हो तो उस उपकरण में क्या करना पड़ेगा आपको? जोड़ने के लिए बैटरी का जो धन सिरा होगा वो उपकरण के धन सिरे से जुड़ा हुआ होता है हमेशा। तो बैटरी का धन सिरा उपकरण के धन सिरे से जोड़ना पड़ता है। ठीक है, और बैटरी का ऋण सिरा हमेशा उपकरण के ऋण सिरे से जोड़ना होगा। तो मैंने ये बैटरी का धन सिरा है, इसको उपकरण के धन सिरे से जोड़ दिया, बैटरी के ऋण सिरे को उपकरण के ऋण सिरे से जोड़ दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से जोड़ना पड़ेगा। अगर आपने धन की जगह ऋण कर दिया तो जो उपकरण है वो डिफ्यूज हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्टेज मापता है। वोल्ट मीटर क्या करेगा? विभव को मापेगा, विभव मापी है ना। अब देखिए यहां पर इस तरह से परिपथ बन गया। यहां पर आप एक तो ये आप इसको सीधी तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर आप जैसे ना बैटरी में धारा प्रवाहित करोगे तो क्या होगा? धारा प्रवाहित होगी तो बैटरी के जो अंदर जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, ये क्या करेगा? प्रतिरोध उस धारा में बाधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि आपको पता है बैटरी, मैंने आपको बताया था, इस तरह से बताया था
कि अगर कोई बैटरी है तो बैटरी के अंदर जैसे ये टर्मिनल है, इस तरह से कोई बैटरी है, धनात्मक टर्मिनल और ऋणात्मक टर्मिनल, धारा प्रवाहित कराते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ आते हैं, और धारा है, धारा की दिशा धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ होती है। ठीक है, ये धारा की दिशा है। और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ आते हैं। यहाँ पर अगर आपने कोई सॉल्यूशन भर दिया है, जैसे कोई विद्युत अपघट्य भर दिया, NH4Cl भर दिया, ठीक है, NH4Cl को विद्युत अपघट्य भर दिया, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की तरफ गमन करेंगे। गमन करेंगे तो ये जो इसके आयन है, अब विद्युत अपघट्य के जो आयन है या परमाणु है, ये इसके इलेक्ट्रॉन के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। इलेक्ट्रॉन गमन करता है धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ, तो इसके मान में क्या कर रहे हैं, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऋणात्मक से रवाना हो गया, ऋणात्मक से रवाना हुआ, इधर से चलता चलता आया और ये धनात्मक तक पहुंच गया। अब धनात्मक से वापस ऋणात्मक तक तो पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो धारा प्रवाहित कैसे होगी, परिपथ तो खुला परिपथ हो जाएगा, फिर धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो यहाँ से धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ इसको पहुंचना पड़ेगा। तो जब धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ जाएगा तो ये NH4Cl के जो आयन है, ये इसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे, इलेक्ट्रॉन इससे टकराता टकराता जाएगा। तो ये जो बाधा उत्पन्न करते हैं ना, इसके कारण प्रतिरोध उत्पन्न होता है। बाधा उत्पन्न करके मतलब क्या हो गया, प्रतिरोध, धारा के मान में बाधा उत्पन्न हो गई, मतलब प्रतिरोध उत्पन्न हो गया। और ये प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। ये बैटरी का खुद का प्रतिरोध है, इसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध, स्मॉल r से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप धारा प्रवाहित कराते हो तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है, ये इस धारा में बाधा उत्पन्न करेगा। तो बाधा उत्पन्न करेगा तो बैटरी क्या करती है, बैटरी इस इलेक्ट्रॉन को वोल्ट देती है, विभव देती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की जो वेग है, उस वेग के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। बैटरी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को वोल्टेज देती है, जिसके कारण उसके वेग के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता और इलेक्ट्रॉन आसानी से ऋणात्मक टर्मिनल तक पहुंच जाता है। ठीक है, लेकिन इसको जो वोल्ट दिए हैं, वो वोल्ट दिए तो बैटरी के पास में कुछ वोल्ट थे, उसमें से कुछ वोल्ट इलेक्ट्रॉन को दिए, जिसके कारण उसने धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की तरफ गति की और उसके वेग के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, तो कुछ वोल्टेज देना पड़ेगा, तो वो वोल्टेज देने के कारण क्या होगा, बैटरी के वोल्टेज के मान में कुछ कमी आ जाएगी। ठीक है, अब वो वोल्टेज कितना होगा, वो वोल्टेज रेजिस्टेंस के ऊपर निर्भर करेगा, प्रतिरोध पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो इस प्रतिरोध की अगर वोल्टेज की बात करते हैं तो इस प्रतिरोध का वोल्टेज कितना होगा, प्रतिरोध के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है I, हम जानते हैं V बराबर IR से। ठीक है, V बराबर IR, ओम के नियम से हम जानते हैं। ठीक है, अब प्रतिरोध, इस प्रतिरोध के वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो इस प्रतिरोध का वोल्टेज क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध का वोल्टेज, प्रतिरोध का विभव। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध का वोल्टेज क्या होगा, देखिए यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है, तो I का I रहेगा। ठीक है, साथ में आंतरिक प्रतिरोध का जो प्रतिरोध का मान क्या है, स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर r की जगह क्या ले लेंगे, स्मॉल r। तो ये आंतरिक प्रतिरोध का वोल्टेज है। ठीक है, तो जब बैटरी के अंदर धारा प्रवाहित कराते हो तो आंतरिक प्रतिरोध का जो वोल्टेज है, इतना वोल्टेज आंतरिक प्रतिरोध को, इतना वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है, इतना वोल्टेज आपको आंतरिक प्रतिरोध को देना पड़ेगा बैटरी के अंदर से। ठीक है, तब जाके इलेक्ट्रॉन्स है, उनके वेग के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की तरफ आसानी से गति कर पाएंगे। तो यहाँ पर बैटरी का जो वोल्टेज E है, इसमें से ये घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्चार्जिंग वाली कंडीशन है, यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध को वोल्टेज दिया जा रहा है, तो ये वोल्टेज घटा देंगे। तो इसके बाद में जो वोल्टेज हमारा बच गया, ये वोल्टेज हमारा क्या कहलाता है, टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। ये जो वोल्टेज होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा। यही सूत्र था। ठीक है, बैटरी के वोल्टेज में से आंतरिक प्रतिरोध को वोल्टेज दिया है, वो वोल्टेज घटा देंगे, तो उसके बाद में जो वोल्टेज बचेगा वो हमारा टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा। ठीक है, अब एक तो ये चीज हो गई, एक तो इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हो। दूसरा तरीका क्या है इसको समझने का, वो भी बता देता हूं मैं आपको। केवीएल से आप इसको समझ सकते हो, केवीएल से इसका मान निकाल सकते हो। बिंदु ए और बिंदु बी, ये बैटरी लगाई आपने, ये आंतरिक प्रतिरोध आपका, और इधर आपने वोल्ट मीटर लगा दिया, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, बैटरी के प्लस से वोल्ट मीटर का प्लस, बैटरी के माइनस से वोल्ट मीटर का माइनस। यहां पर बैटरी का वोल्टेज कितना है, ई, और ये जो आंतरिक प्रतिरोध इसका मान कितना है, स्मॉल आर।
ठीक है, डिस्चार्जिंग वाली कंडीशन है, कंडीशन कौन सी है? डिस्चार्जिंग मतलब बैटरी क्या हो रही है? डिस्चार्ज हो रही है। ठीक है, बैटरी के आवेशों के मान में लगातार कमी होती जा रही है, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। ठीक है, अनावेशित हो रही है, इसे बोलते हैं सेल का अनावेशन। ठीक है, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। यहां पर देखिए धारा, धारा की दिशा क्या होगी? इस तरफ होगी, अभी आपको बताया था धारा की दिशा। ठीक है, अब देखो, अब जब आप केवीएल से इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, केवीएल सबसे पहले अपन बात करते हैं केवीएल क्या है। केवीएल की फुल फॉर्म होती है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ का जो विभव का नियम है, लॉ मतलब नियम। ठीक है, वोल्टेज नियम लिखना, किरचॉफ वोल्टेज नियम। तो किरचॉफ का जो वोल्टेज का नियम है, किरचॉफ नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने अगर इस तरह कोई भी परिपथ आता है तो उस परिपथ के अंदर किरचॉफ ने अपना वोल्टेज नियम दिया था। ठीक है, और परिपथ में जो समीकरण बनता है उस समीकरण का मान अपन किरचॉफ वोल्टेज नियम की सहायता से ही ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए किरचॉफ वोल्टेज नियम है ना, तो अभी मैं इसको डिटेल से नहीं समझाऊंगा। हाँ, कौन है ये? क्या हुआ, कोई था क्या? अच्छा, अभी मैं इसको डिटेल से नहीं समझाऊंगा, आपको बस इतना आपको ध्यान रखना है कि ये लगता कैसे है, अप्लाई कैसे होगा, उसको ध्यान रखना आप। ठीक है, देखिए यहाँ पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओगे ना, देखिए यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो साइंस के स्टूडेंट हैं जिन्होंने किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा यूज कर रखे हैं, पढ़ रखे हैं इसको, तो वो क्या करते हैं, कुछ होते हैं वो धारा की दिशा के अंदर लगाते हैं और कुछ होते हैं धारा की विपरीत दिशा में लगाते हैं। देखिए धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पर भी धारा होगी, इधर भी धारा आएगी, इधर भी धारा आएगी और इधर तक जाएगी। ठीक है, इस तरह से प्रवाहित होगी। तो कुछ लोग होते हैं वो ना धारा की दिशा में लगाते हैं और कुछ लोग होते हैं वो धारा की विपरीत दिशा में लगाते हैं। मैं हमेशा धारा की दिशा में लगाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो केवीएल है मैं इस धारा की दिशा में लगाता हूँ, इस प्रकार से लगता है केवीएल। ये यहाँ से आपको स्टार्ट करना है और लास्ट में वापस यहाँ तक पहुंचना है पूरा। ठीक है, ये है आपका केवीएल, ये धारा की दिशा में लगेगा हमेशा। तो धारा की दिशा में किस प्रकार से लगेगा देखना। देखिए केवीएल में क्या करता हूं मैं, जब भी धारा की, देखिए धारा के साथ साथ मैं गमन कर रहा हूँ, ये देखिए धारा इधर से होते हुए वापस इधर आ रही है, तो मैंने केवीएल भी इस दिशा में लगाया है ना। अब देखिए लगता कैसे है, हमेशा जैसे यहाँ से अपन ने गमन करना स्टार्ट किया, यहाँ से गमन करना स्टार्ट किया, बीच में आ गया वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर आया तो मैंने क्या किया, इसके धनात्मक टर्मिनल नहीं, ऋणात्मक टर्मिनल, इसके लास्ट वाले टर्मिनल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से गमन करना स्टार्ट किया और लास्ट वाला टर्मिनल ले लिया, लास्ट वाला टर्मिनल क्या है, माइनस है, तो माइनस का वी कर दिया। फिर आगे बढ़ता हूं, यहां पर आगे बढ़ा तो यहां पर देखिए प्रतिरोध आ गया, तो प्रतिरोध का मान, ये चीज केवीएल का लॉ है, नियम है, इसको ध्यान रखना आप कि अगर केवीएल लॉ लगा रहे हो आप और अगर आपके बीच में प्रतिरोध आ गया, ठीक है, रेजिस्टेंस आ गया, तो प्रतिरोध का मान अगर धारा की दिशा में अगर आप केवीएल लगा रहे हो, हाँ, तो देखिए केवल की अपन बात कर रहे थे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ से अपन ने गमन करना स्टार्ट किया, धारा की दिशा के अंदर गमन कर रहे हैं। सबसे पहले अपने पास में आया वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर कहता है कि भाई मेरे पास पहले नेगेटिव टर्मिनल, फिर पॉजिटिव टर्मिनल, फिर मैंने कहा भाई हम धारा की दिशा के अंदर केवल लगा रहे हैं तो हम तेरे नेगेटिव की बात नहीं करेंगे, तेरे लास्ट में जो टर्मिनल आ रहा है ना उसी की बात करेंगे। तो तेरा लास्ट का टर्मिनल क्या है, नेगेटिव, तो हम नेगेटिव दे देंगे, नेगेटिव का वी। फिर यहां से बढ़ना स्टार्ट किया, फिर आगे आ गया रेजिस्टेंस भैया। अब रेजिस्टेंस भैया की देखो केवीएल के अंदर अलग मामला होता है। केवीएल क्या कहता है कि अगर आपके परिपथ के अंदर अगर रेजिस्टेंस आ रहा है, प्रतिरोध आ रहा है, तो आपको क्या करना होगा, अगर प्रतिरोध धारा की दिशा के अंदर है, अगर आप केवीएल धारा की दिशा में लगा रहे हो और आपके अंदर बीच में प्रतिरोध आ रहा है, तो प्रतिरोध का मान ऋणात्मक लेना होगा। अगर आप धारा की दिशा के अंदर केवीएल लगाते हो और प्रतिरोध अगर आपके आता है बीच में, तो प्रतिरोध का मान ऋणात्मक लेना होगा। और ऋणात्मक, और अपन देखो सारे मान है ये वोल्टेज में ले रहे हैं, ठीक है, विभव में ले रहे हैं, तो विभव का मान, विभव में से विभव को घटाया जा सकता है, विभव में से रेजिस्टेंस को घटा सकते हैं क्या, नहीं घटा सकते। विभव में से करंट को घटा सकते हैं क्या, नहीं घटा सकते। हम विभव में से सिर्फ विभव को ही घटाएंगे, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के कारण जो विभव उत्पन्न होगा, उस विभव का मान कितना होता है, V बराबर, ये इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है I, और इसका रेजिस्टेंस का मान, प्रतिरोध का मान R है, तो इसके कारण जो इस रेजिस्टेंस के कारण विभव उत्पन्न होगा, वो विभव कितना होगा, V बराबर IR। तो यहां पर कैपिटल I और स्मॉल r, ये इस आंतरिक प्रतिरोध का विभव है। इसको मैं लिख लेता हूं इधर, आंतरिक
प्रतिरोध का विभव, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस आया, तो रेजिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर धारा की दिशा में अगर आप केवीएल लगा रहे हो तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, नेगेटिव, और धारा की विपरीत दिशा में अगर आप केवीएल लगाओगे तो रेजिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद में आ गई बैटरी। अब बैटरी क्या कह रही है, तो बैटरी में वापस वो केवीएल वाली चीज, बैटरी का पहला टर्मिनल छोड़ दो, दूसरे टर्मिनल की बात करेंगे। पहले टर्मिनल की बात नहीं करेंगे, दूसरे टर्मिनल की बात करेंगे, क्योंकि हम केवीएल क्या लगा रहे हैं, धारा की दिशा में। तो दूसरे टर्मिनल की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ई आ जाएगा। अब देखिए, आपको पता है कि हमेशा क्या होता है, किसी भी परिपथ के अंदर जो बैटरी लगी हुई है, तो बैटरी क्या करती है, बैटरी के अंदर जितना वोल्टेज है ना, ये सभी को बराबर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, और अंत में बैटरी के पास में वोल्टेज विभव का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, बैटरी क्या करती है, बैटरी एक तरह से ना एक बच्चे की तरह है, जो 10 रुपए लेके मार्केट में जाता है और सारी अलग अलग तरह की चीजें खरीद के, और लास्ट में उसके पास में 0 रुपए बचता है। उसी तरह से बैटरी भी क्या है, बैटरी का जो वोल्टेज है ना, वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते करते लास्ट में इसके पास में 0 वोल्टेज बचता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, अच्छा अगर आप इसको दूसरे तरीके भी समझ सकते हो, दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो कि क्या होता है, ये विभव, वोल्टेज, वोल्टेज विभव क्या है, कार्य करने की क्षमता। सॉरी, कार्य की बात करते हैं ना, वोल्टेज में क्या करते हैं अपन, आवेश को अनंत बिंदु से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में कार्य करते हैं। कार्य करते हैं मतलब ऊर्जा, कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है, ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो और ना ही नष्ट कर सकते हो। अर्थात क्या होगा, लास्ट में ऊर्जा क्या रहेगी, आपके पास में 0 रहेगी, ना तो ये बढ़ी ना घटी, लास्ट में ऊर्जा क्या रहेगी, आपके पास में 0 रहेगी। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या होगा, विभव का मान, अंतिम विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब देखो ये पूरा समीकरण बन गया। अब यहाँ पर अपन को निकालना क्या है, विभव का मान निकालना है। वोल्ट मीटर क्या कर रहा है, विभव निकाल रहा है, सेल का विभव निकालना है। तो विभव है, विभव को एक साइड में भेज दो और बाकी सब दूसरी तरफ। तो V बराबर क्या आ जाएगा, विभव है, ये देखिए ये ऋणात्मक है, इसको उधर भेजा तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो धनात्मक पॉजिटिव V ले लिया, ठीक है। और बराबर में क्या है, ई धनात्मक है ऋणात्मक है, धनात्मक है, तो धनात्मक का धनात्मक, माइनस का IR, तो माइनस का IR। ये आ गया आपके डिस्चार्ज कंडीशन के अंदर V बराबर E माइनस IR, किरचॉफ के लॉ के अनुसार। अब यहां तक अगर किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकता है, ठीक है।